नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NST9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। बीजेपी पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और तब से अब तक 12 लोग इस पद पर रह चुके हैं। आपको सबसे हालिया अपडेट बताते हैं। नितिन नवीन को 20 जनवरी 2026 को यानी आज ही पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन की उम्र 45 वर्ष है। वे अभी तक सबसे कम उम्र की युवा अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले लगभग 49 की उम्र में अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची और उनके नाम कार्यकाल के साथ देखिए इस खास। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 1986 बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष। उन्होंने पार्टी की नींव रखी और इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी 16 से 31 मार्च 1996 तक और फिर 19 मार्च 1998 से 13 मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता बन गए थे। बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 पार्टी को मजबूत संगठनात्मक ढांचा दिया। राम रथ जैसे आंदोलनों से जुड़े। मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993 पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल बनाने में योगदान। सांस्कृतिक और वैचारिक एजेंडा मजबूत किया। लाल कृष्ण आडवाणी दूसरा कार्यकाल 1993 से 1998। आडवाणी का दूसरा टर्म सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। 1990 के दशक में पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया। कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 संगठन विस्तार पर फोकस, खासकर दक्षिण भारत में। बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001 पहली बार अनुसूचित जाति से अध्यक्ष बने। अल्पकालिक कार्यकाल के जना कृष्णमूर्ति 2001 से 2002। के जना कृष्णमूर्ति 2001 से 2002 भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने पार्टी को मजबूत करने, खासकर दक्षिण भारत में विस्तार करने और बौद्धिक प्रकोष्ठों की स्थापना पर जोर दिया। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उपाध्यक्ष और संस्थापक सदस्यों में भी रहे, जिन्होंने संगठनात्मक मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेषकर 1980 और 1990 के दशक में। मुख्य बिंदु पार्टी संस्थापक। उन्होंने 1980 में भाजपा की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और संस्थापक राष्ट्रीय सचिव बने। संगठनात्मक विस्तार 1980 से 90 के दशक में दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भाजपा के विस्तार में उनका योगदान अतुलनीय था। बौद्धिक प्रकोष्ठ 1993 में दिल्ली आकर उन्होंने आर्थिक, रक्षा और विदेश मामलों पर बौद्धिक प्रकोष्ठों की स्थापना की। अध्यक्षता 2001 से 2002। 14 मार्च 2001 को भाजपा अध्यक्ष बने और जून 2002 तक इस पद पर रहे, जहां उन्होंने पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने पर काम किया। अन्य भूमिकाएं, वे राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय कानूनी मंत्री भी रहे। संगठनात्मक मजबूती पर काम भी किया। वेंकैया नायडू जुलाई 2002 से 2004 आदि के बाद कुछ स्रोतों में अंतरिम व्यवस्था, लेकिन मुख्य रूप से आडवाणी फिर सक्रिय रहे। लाल कृष्ण आडवाणी तीसरा कार्यकाल 2004 से 2005 चुनावी रणनीति और विपक्षी भूमिका में योगदान। राजनाथ सिंह 2005 से 2009 और दूसरा टर्म 2013 से 2014 2 बार अध्यक्ष बने। 2014 चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की नींव रखी। नितिन गडकरी 2010 के आसपास अंतरिम लेकिन मुख्य नहीं कुछ समय के लिए थे। अमित शाह 2014 से 2019 सबसे सफल कार्यकालों में से एक। 2014 और 2019 में भारी बहुमत दिलाया, पार्टी को 303 सीटों तक पहुंचाया। सबसे युवा अध्यक्षों में से एक 49 वर्ष में बने थे। जेपी नड्डा 2020 से 2024-25 2024 चुनाव के दौरान नेतृत्व किया, संगठन को और मजबूत किया। नितिन नवीन 2025-26 से वर्तमान। दिसंबर 2025 में कार्यकारी अध्यक्ष बने। जनवरी 2026 में पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने आज उन्हें सम्मानित किया।
खास बातें, कुल 12 से 13 व्यक्ति, कुछ दोहराव के साथ। आडवाणी सबसे ज्यादा 3 बार अध्यक्ष रहे, राजनाथ सिंह और अमित शाह 2-2 बार। हाल के वर्षों में अध्यक्ष पद का कार्यकाल 3 साल का हो गया है। बीजेपी ने 45 साल में संगठन को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताया, जिसमें ये अध्यक्षों का बड़ा योगदान है। NSC9 न्यूज की खास रिपोर्ट। इधर जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल मौजूद रहे और उन्होंने संगठन के निर्णय पर कार्यकर्ताओं की समर्थन की जानकारी दी। कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी और संगठनात्मक एकता और उत्साह का संदेश दिया। मंत्री ने कहा, पार्टी को मजबूत और संगठित करने का काम जारी रहेगा। हिंदुस्तान में आज एक नया इतिहास प्रारंभ हुआ है। 45 वर्ष की हमारी भारतीय जनता पार्टी को 45 वर्षीय नौजवान युवा नेतृत्व मिला है। मैं आज हमारे राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष, जिनका विधिवत निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, आदरणीय नितिन जी नवीन को मेरी ओर से राजस्थान प्रदेश भाजपा परिवार की ओर से और राजस्थान प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो अपेक्षाएं निर्धारित की है हिंदुस्तान में, वो सभी पूर्ण होगी और हम राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम। धौलपुर में भाजपा ने बीबीजी रामजी जन जागरण अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा के नेताओं ने कहा, कांग्रेस भ्रम और डर फैलाती है, जबकि भाजपा गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएगी। अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर संपर्क, चौपाल और बैठकों के माध्यम से विकास का सच बताएंगे। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि सेवा और जन जागरण है। जी राम जी नरेगा को, महात्मा गांधी नरेगा योजना को सुधार करके बीबीजी राम जी योजना मोदी सरकार ने लागू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 100 दिन के बजाय 125 दिन, साथ में ही कृषि के दौरान 60 दिन की छुट्टी दी गई है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए AI का उपयोग करते हुए डिजिटल मैपिंग के माध्यम से उसकी हाजिरी और उसके कामों की समीक्षा करना और आधारभूत संरचनाओं को विकास करने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका भी बढ़ाना, प्रशासनिक खर्चों को बढ़ाना, ऐसे को अनेकों सुधार नरेगा के अंदर करके उसको नए नाम से राम जी के नाम से, ताकि देश के अंदर राम राज्य की स्थापना हो। देश के सब जाति धर्म सभी ग्रामीण क्षेत्र 2047 तक विकसित भारत में अपनी भूमिका निभा सके और राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत चल सके। इसलिए जी राम। हल्द्वानी स्थित स्वराज भवन में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की कुमाऊं मंडल बैठक आयोजित हुई। प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ते अपराध और भाषण पर गंभीर चर्चा हुई। महिला कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर संगठनात्मक मजबूती और रणनीति पर भी विचार किया और महिलाओं के मुद्दों को लेकर जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। देखिए, उत्तराखंड राज्य को बनाने में महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उनके त्याग बलिदानों, उनकी तपस्या से ही मैं कहूंगा राज्य आंदोलन को कार्य जो हमारे थे उनकी तपस्या से ही राज्य बना। और आज जो हाल है महिलाओं का इस प्रदेश में किसी से छुपा नहीं। अवश्य महिला कांग्रेस के हमारी आदरणीय प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव सुनीता गावड़े जी आई, उनका स्वागत करता हूँ। ज्योति रौतेला जी हमारी छोटी बहन लगातार संघर्षशील है कई विभिन्न विषयों में पूरे राज्य को लेकर, और यहाँ के जो हमारी सम्मानित जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समेत सारे पदाधिकारी हैं, विशेषतम जय कर्नाटक जी, उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि सफल आयोजन। आज हम लोगों के, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री जो सुनीता जी वो पहली बार आई हैं, और आज हम लोग पूरी जो कार्यकारिणी 2 बैठकें हम लोगों ने लगाई, एक कुमाऊं मंडल में लगाई, एक गढ़वाल मंडल में लगाई, क्योंकि जो धारचूला, रानीखेत, अल्मोड़ा की महिलाएं उनके लिए बार-बार हमारे देहरादून आना पॉसिबल नहीं था, तो हमने 2 मीटिंगें रखी है। इसमें हम लोग आने वाले वक्त में
महिला कांग्रेस की क्या भागीदारी होगी उसको सुनिश्चित करने के लिए आज एक लंबा हमारे लोगों की चर्चा होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर बूथ में कम से कम 10 महिलाओं को महिला कांग्रेस के साथ जोड़ें और वो लोग अपने अपने बूथों में जाके सक्रिय रूप से जो कांग्रेस की उपलब्धियां हैं और जो भाजपा के फेलियर्स हैं उन लोगों को बताएं। हम लोग हर विधानसभा में जाएं, भाजपा की जो कुरीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। हमारी जो जिला कार्यकारिणी है, जो हमारी ब्लॉक कार्यकारिणी है और बूथ तक हम महिला कांग्रेस का निर्माण करके और उन लोगों को सक्रिय रूप से लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और जो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, आप बोल रहे कि हम जो है महिला संगठन बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक मजबूत करने के लिए हम यहाँ आए हैं और लगातार जो है हमारी मीटिंगें चलती रहेंगी। हम देखना चाहते कि आधी आबादी महिलाओं की है, उस आधी आबादी को अपना अधिकार मिलना चाहिए जो संविधान ने उनको दिया है और संविधान की तोड़मोड़ ये बीजेपी सरकार कर रही है। मैं सर्वप्रथम यहाँ पे आई हूँ, ये देवभूमि कहलाती है, वैसे ये वीर भूमि भी कहलाती है, सैनिक भूमि भी कहलाती है। इस भूमि को नमन मैं करती हूँ। पहला जो है अभी यहाँ पे बहुत से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। हमारी लगातार हमारी बहनें अंकिता भंडारी के जो है मुद्दा है उसके ऊपर लड़ रही है, उसके बाद उनको जीत हासिल। हरियाणा की पंचकुला से खबर है, जहां हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC की भर्तियों में लागू 35% न्यूनतम अंकों के कट ऑफ के विरोध में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना आज 22वें दिन भी जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह नियम संविधान और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और योग्य उम्मीदवारों को बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर कर रहा है। धरने में शामिल अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो 23 जनवरी से वे सामूहिक भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। हाँ सर, हम 29 दिसंबर से यहाँ धरने में बैठे हुए हैं सेक्टर 5 पंचकुला में। और मामला ये है कि HPSC हरियाणा की क्लास 1 क्लास 2 की जितनी भर्तियां होती है सबके एग्जाम लेती है, लेकिन पिछले 4 साल से कर क्या रही है कि HPSC एग्जाम लेती है और पोस्ट खाली रह रही है। खाली कैसे रह रही है? HPSC ने एक हथियार बना लिया है, 35% का क्राइटेरिया, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35% का क्राइटेरिया बना दिया। उस क्राइटेरिया को हथियार बना के हरियाणा के युवाओं को जानबूझ के फेल किया जाता है और उन पदों को खाली रखा जा रहा है। AMO के पद खाली रखे गए, ADO के खाली रखे गए, ADA खाली रखे गए, PGT फिजिक्स की खाली रखी गई, PGT फाइन आर्ट्स की खाली रखी गई, PGT कंप्यूटर साइंस के बच्चे 7 साल से धक्के खा रहे हैं, वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं होली। उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं। हमें भी 613 पोस्ट इंग्लिश की थी, 613 में से 468 पोस्ट खाली रखी गई, डिफेंस की पोस्ट खाली रखी गई, इकोनॉमिक्स की खाली रखी गई। तो ये जो जानबूझ के पोस्ट खाली रखी जा रही हैं, हरियाणा में योग्य युवाओं के होते हुए भी उनको पक्की नौकरी नहीं दी जा रही, उसके खिलाफ हम धरने बैठे हुए हैं। क्या कारण? हिमाचल के शिमला से खबर है, जहां WE फेम द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा जमीनी विवाद में फंस गए हैं। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पांवटा साहिब के तहसीलदार और अन्य अधिकारियों पर मिलीभगत और दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। खली ने कहा कि उनके परिवार की कानूनी संपत्ति पर अधिकारियों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा जबरन कब्जे की कोशिश की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला ऋषभ है, ऋषभ तहसीलदार है, जो अपनी मर्जी से किसी के ततीमे काटने हैं, किसी की रजिस्ट्री करनी है। हमने एक रजिस्ट्री को उसको बताया था कि इसकी पेमेंट हुई नहीं, तूने रजिस्ट्री करी है लेकिन पेमेंट उसकी हुई नहीं। जब रजिस्ट्री करते हैं कोई तो उसमें बकायदा लिखते हैं कि भाई आप RTG से पेमेंट हुई है, चेक नंबर डालते हैं, चेक नंबर से इस चेक से पेमेंट हुई है, कौन सा बैंक है, उसमें सिर्फ गोल मोड़ करके कि भी चेक से पेमेंट हुई है। मतलब वो ये करता है कि भाई कोई भी जो डीलर है उसके साथ मीटिंग करके पता नहीं उसका क्या शेयर है उस पे रखता है उस पे, और जो डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी है वो सब वो डीलर उसके बंदे पक्के हैं और पीछे से उनको हवा देता है कि इसमें पेपर पूरे करूंगा। किसी को करेगा वो एक्स पार्टी करेगा, किसी को करेगा कुछ, किसी
इधर गोला क्षेत्र में राइस मिलों से फैलती प्रदूषण के खिलाफ अब जन आक्रोश खुलकर सड़कों पर उतर चुका है। खुशहाल माजरा, चिका और सदरहेड़ी के बाद अब गांव गोहला के ग्रामीणों ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि राइस मिलों से उड़ने वाली राख और बिना ट्रीटमेंट छोड़ा जा रहा गंदा पानी गाँव को बीमारी का हॉट स्पॉट बना रहा है। कैंसर, पीलिया, एलर्जी, पेट और लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए चेतावनी दी, अगर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਗੰਦੀ ਮੁੰਜੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਲੰਗਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਡਰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 2 ਮੀਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ। मेरा जी एलर्जी होगी, मैं रोज यहाँ को पट्टे लेने जाऊँगा। मैंने थोड़ा सा गुजारिया, उसी टाइम ये कैडा दब्बा पड़ गया जी। यहाँ इस सेलर की वजह से यो हमें बहुत दिक्कत दे रहा है जी। मैं सभी बीमार हो रही है, हमारे डंगर दूध भी नहीं, पशु भी नहीं निभा रहे होते हमारे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जी कोई ये अपना इसका संविधान हो। डस्ट बहुत है जी, इतने 200 मीटर ते पिंड है जी, खुला पिंड है, सारा डस्ट उधर जाती है जी। तो वाटर सप्लाई है नेड़े जी, इधर वाटर सप्लाई का सारा पानी ने थले डिस्चार्ज किया, सारा पिंड में पानी जा रहा है जी। सारे काले पीलिए कैंसर के मरीज ने जी, बहुत तंग है जी, बहुत ज़्यादा जी। क्या प्रशासन से इसकी शिकायत की गई है? बहुत शिकायत की हैं, साड़ी कोई सुनवाई नहीं हैगी जी। सारी मिली भुगत है जी। की मांग है थोड़ी? साड़ी मांग है जी सारा डस्ट डुस्ट वाला क्लीयर होना चाहिए। पिंड से बहुत डस्ट जाती, सारा सानू इंसाफ मिलना चाहिए जी। होंदा साड़ा बस टॉप देख लो सारा बेकार पिया जी। ना समस्या भी प्रदूषण बहुत ने सर चढ़िया, गंदा पानी है, सिर पैन दिया सारे बाहरों जाने ऐनक लगी ने, कुछ लंघी अखा खराब हुई गई ने, कैंसर की बीमारी फैलन दी पी। ये तो कुछ अज ना कोई बोलता नहीं, ना समर्थन आता, ना कोई करता। साड़ी सुनाई कोई नहीं गोले वाले। सरकार तो की मांग है थोड़ी? सरकार तो मांग रहा है भी प्रदूषण बंद करो, गड्डियां राह बंद किया, ट्राली इन्होंने राह बंद किया, इन्होंने सारे ने सैलर वाले ने मंगा डी है भी इन्होंने पूरे गंदा। राजधानी रायपुर से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगों ने एक रिटायर्ड वेटनरी डॉक्टर से 1 करोड़ 28 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया, गिरफ्तारी का डर दिखाया और फर्जी FIR भेजकर पैसे ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 55 लाख रुपए होल्ड करा दिए हैं। फिलहाल थाना पुलिस और साइबर टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है। विधानसभा थाना क्षेत्र का मामला है। प्रार्थी स्वप्न कुमार सेन है, ये रिटायर्ड वेटनरी डॉक्टर हैं। इनके साथ में लगभग 1 करोड़ 28 लाख रुपए की ठगी हुई है और इनके मोबाइल पे एक फर्जी FIR भेजा गया था और इससे इनको डरा धमका कर इनके साथ में ठगी की गई है। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। लगभग 57-58 लाख रुपए इसमें होल्ड भी कराया गया है। बाकी के संबंध में विवेचना की जा रही है और हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी इसमें पतासाजी में लगी हुई है। सर, जो रिटायर्ड वेटनरी डॉक्टर हैं, वो कितने दिन पहले उनके पास कॉल आया था? कब तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया? कितने बार में ट्रांजैक्शन करवाया गया? वो अभी डिटेल हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातों। जम्मू से भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां आतंकवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन 83-1 के दौरान सिंहपुरा क्षेत्र में अदम्य साहस का परिचय देते हुए विशेष बलों के हवलदार गजेंद्र सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों ने उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा और उनका नाम वीरता की मिसाल बनकर हमेशा याद रखा जाएगा। इधर भोपाल में युवा कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री के बंगले पर जाकर नेम प्लेट पर कालिख पोत दी और तत्काल इस्तीफे की मांग भी की है। युवा कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि देश की बेटियों और सेना के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। इधर गैदल में भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी ग्रुप के किसानों ने शहर में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है और धान घोटाले की CBI जांच की मांग की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ुनी ने कहा, सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने जल्द न्याय दिलाने और जाँच सुनिश्चित करने की मांग दोहराई है। देखिए, आज हम वैसे तो जिला दर जिला प्रदर्शन कर रहे हैं
और आज का ये प्रदर्शन कैथल जिले में हमने किया है। पूरा हनुमान वाटिका से यहाँ तक जो है जुलूस निकाल के आए हैं। भारी संख्या में यहाँ किसान पहुँचे हैं और यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। धान घोटाला जो है एक बड़ा महा घोटाला कह लीजिए, मतलब उसमें उसकी शुरुआत पोर्टल से हुई। जो खाली ज़मीनें, पॉपुलर की ज़मीनें, नदियों की ज़मीनें, कॉलोनियों की ज़मीनें, उनका पोर्टल कर दिया गया और 1,36,000 एकड़ का पोर्टल वो पकड़ के दिया हमने जिसका कोई मालिक नहीं है। 64,000 एकड़ का पोर्टल उन जिलों का पकड़ के दिया हमने जिनमें 1 क्विंटल धान नहीं बिकी। लेकिन दुखद ये है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है और जो एक सुनियोजित घोटाला हुआ है 2 रुपये से 5 रुपये कट्टा। अमरोहा जनपद के गजरौला से खबर है। इंदिरा चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में भाजपा नेता रोहित शर्मा और पूर्व सभासद संजय अग्रवाल के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि पुराना विवाद फिर से उभर आया है और कहासुनी के दौरान मामला हाथापाई तक पहुंच गया। होटल स्टाफ के मुताबिक पहले चाटा मारा गया, जिसके बाद पूर्व सभासद ने गुस्से में फ्राई पैन उठाकर वॉर कर दिया, जिसका वीडियो भी आ चुका है। मौके पर अफरा तफरी मच गई है, लोगों ने बीच बचाव कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां एसपी हरिशंकर के निर्देशन में टाउन थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 1 किलो 460 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रतापगढ़ निवासी हबीब अजमेरी के रूप में की गई है। ये कार्रवाई एसआई ज्योति के नेतृत्व में की गई, जिसमें एसआई भूप सिंह और कांस्टेबल रामनारायण की अहम भूमिका रही। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मुंगेली से दुखद खबर सामने आ रही है। जिले के जरहा गांव थाना प्रभारी नन्नाल पैकरा का सड़क हादसे में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि निजी भ्रमण पर राजस्थान दिल्ली यात्रा के दौरान भरतपुर जिले में ट्रक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। घटना की पुष्टि मुंगेली की पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने की है। इस हादसे से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। पार्थिव देह को छत्तीसगढ़ लाने की प्रक्रिया जारी है। हरियाणा के हिसार से सनसनीखेज और खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है। शहर के प्रसिद्ध जिंदल टावर पर एक युवक 282 फुट की ऊंचाई पर जान जोखिम में डालकर बियर की बोतलों पर सिर रखकर करतब दिखाते हुए नजर आ रहा है। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को काबू में लिया। युवक की पहचान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले मोनू के रूप में हुई है, जिसने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। अमरोहा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। रिडौली क्षेत्र में NH9 पर तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया और घंटों यातायात बाधित रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। इधर हनुमानगढ़ के धन्नासर के पास कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया। एक ट्रक और रोडवेज बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे अधिकारियों ने हटवाकर खुलवाया है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC9 न्यूज। नमस्कार।